ओके। ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछते हैं। तो हेडिंग डालो, चेकिंग असम्पशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा का मतलब क्या होता है? जैसे एक बड़ा प्रॉब्लम है, जब सॉल्व नहीं होता तो उसको क्या करते हैं, छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं। तो वही है ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। तो एक डेटा को दूसरे डेटा में चेंज करके तब सॉल्व करते हैं। जैसे ऐसे समझो, अ, कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है, तो उसको क्या करते हैं, पहले डिग्री में 2 में करते हैं इफ पॉसिबल। उसको सॉल्व करने के बाद हम एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। राइट। तो चेकिंग assumption एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई assumption आर नीडेड। किसी भी चीज को एज्यूम करने की क्या जरूरत है? राइट ना। जैसे ऐसे समझो, तुम मान लो थर्मोमीटर लेने गए। यू नो व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। तो कंपनी क्या बोलती है कि ये जो थर्मामीटर है -10 डिग्री से 50 डिग्री तक काम करेगा। मतलब उसने कंडीशन बता दिया है। व्हाट इज द कंडीशन? इट वर्क्स बिटवीन इट वर्क्स एक्यूरेटली ओनली बिटवीन -10 डिग्री टू 50 डिग्री। अब तुम मान लो इसका यूज कर रही हो किसी फर्नेंस में, फर्नेंस का टेम्परेचर कितना, 500 डिग्री। क्या ये वर्क वर्क करेगा? क्या ये करेक्ट रीडिंग देगा? नहीं देगा। सिमिलरली लीनियर रिग्रेशन को भी जब हम सॉल्व करते हैं कुछ ना कुछ कंडीशन रहता है। समझ गए ना। तो लीनियर रिग्रेशन भी बोलता है कि मैं जो भी चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड assumption। अंडरस्टूड ना। तो अगर assumption फेल हो गया या कंडीशन फेल हो गया तो प्रिडिक्शन हमारा क्या होगा, गलत आएगा ना। कोएफिशिएंट अनरिलायबल होगा, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। उसका जो पी वैल्यू होगा, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोपोर्शन वैल्यू। नॉर्मली हम लोग प्रोबेबिलिटी वैल्यू बोलेंगे। वो करेक्ट इनकरेक्ट आएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल भी गलत आ सकता है। और फ्यूचर का प्रिडिक्टेड वैल्यू भी बहुत गलत हो सकता है। राइट ना। लास्ट टाइम बताया था व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। जैसे कि एग्जांपल देखो, आवर स्टडी, और मैंने एक एग्जांपल लिया था मार्क्स का। याद है ना? 1 घंटा पढ़ने पर 20 मार्क्स मिल रहे हैं, 35। राइट। तीसरा का बच्चा, ये एक डेटा दिया है। राइट। तो अ, सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या एज्यूम करेंगे, क्या क्या कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है? अच्छा, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? ये होता है ना। यस। अच्छा, इसमें एक एरर भी ऐड कर लेना। लास्ट टाइम मैंने एरर नहीं ऐड किया था, ये एरर होता है। राइट। अगर एरर 0 आ गया, एरर मतलब वाई माइनस वाई, क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टेड वैल्यू, इसका समीशन 0 आना चाहिए। तो नॉर्मली 0 आता है, डोंट वरी। ओके। लेकिन जब स्क्वायर करके एरर फाइंड करते हैं तो एसएससी बोलते हैं। ये दिस इज नॉट एसएससी, दिस इज नॉर्मल एरर। ओके। अब देखो, पहला एजम्पशन क्या रहेगा? यहाँ लिख लो, पहला एजम्पशन क्या रहेगा? लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब क्या है? जो भी डेटा दिया है उसका एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करो। ऐसे समझो, ये मैं 20 ले लेता हूँ, 30, मैक्सिमम 80 है ना, तो 40, 50, 60, 70, 80। राइट। अब ये मार्क्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 पे क्या मिला, 20 ना। 2 पे 35, 3 पे ये, 3 पे 50 ना। 4 पे कितना मिल रहा है, 65, और 5 पे। तो जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये एक नॉर्मल लाइन में आएगा।
तो पहला एजम्पशन क्या होना चाहिए? जो भी स्केटर डायग्राम है, इसको इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, राइट? तो देयर शुड बी ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. व्हाट इज एक्स? दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. अंडरस्टूड? तो पहला एजम्पशन क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए. अंडरस्टूड ना? ओके. लेकिन अगर लीनियर नहीं है, कर्व फॉर्म में है, तो रिग्रेशन कैन नॉट फिट ए लीनियर लाइन प्रॉपरली. वहाँ एरर आने का चांस ज्यादा रहेगा. समझ गए ना? यस. तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? लीनियरिटी. लीनियरिटी का मतलब क्या होना चाहिए? लीनियर रिलेशन होना चाहिए. अंडरस्टूड ना? यस. अब इसको चेक कैसे करते हैं? राइट. चेक करने का सीधा तरीका क्या है? इफ पॉइंट्स फॉलो स्ट्रेट ट्रेंड. अगर कोई स्ट्रेट लाइन आ रहा है तब तो वो सही है, अदरवाइज क्या है? राइट. तो ये वॉयलेट कब करेगा? जब क्या हो? लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो. ठीक है. कोई पॉलिनोमियल टाइप हो जिसका डिग्री मोर देन वन हो. जैसे कर्व ऐसा जाके ऐसा हो गया. लॉग ऐसा भी हो सकता है, राइट ना? यस. और स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब चीज़ है तो समझ जाना. वहाँ हमारा गलती होने का चांस है. तो फर्स्ट कंडीशन समझ गई? ओके. दूसरा कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ एरर. इंडिपेंडेंस ऑफ एरर. जैसे ऐसा समझो, स्टॉक मार्केट जानती हो ना? ओके. आज जो भी स्टॉक है वो किससे रिलेटेड है? या ऐसे समझो, आज का जो वेदर है, राइट? अभी तो मानसून चल रहा है. आज का जो वेदर है वो किस पे डिपेंड करेगा? यस्टरडे, राइट ना? क्या कल वाला वेदर, अच्छा, कमिंग टुमारो वाला वेदर आज पे डिपेंड करेगा ना? राइट. तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एरर. राइट. अब जब मुझे फ्यूचर वैल्यू पता ही नहीं है, तो क्या मैं डे आफ्टर टुमारो का प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? नहीं. तो याद रखना, इसको हम रेसिडुअल भी बोलते हैं एरर को. ठीक है. ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रेसिडुअल. रेसिडुअल क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू. इसको मैं वाई कैप लिखता हूँ. अंडरस्टूड? तो जो वेदर का कंडीशन है वो डिपेंड करेगा यस्टरडे के वेदर पे. राइट. तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एरर. लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंस नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो वेदर कंडीशन वो डिपेंड कर रहा है. तो इंडिपेंडेंस ऑफ एरर होना चाहिए. इसका मतलब ये हो गया, ये 3 घंटा अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. राइट ना? यस. तो ऐसा समझो, मंडे का रेशिड्यूल आ रहा है 5, ट्यूसडे का भी 5, वेडनेसडे का भी 5, थर्सडे का भी 5. इसका मतलब एरर सब पे डिपेंड है, प्रीवियस पे, नॉट इंडिपेंडेंट. समझ गए ना? जैसे स्टॉक प्राइस है, तो आज का जो स्टॉक प्राइस हो किस पे डिपेंड करेगा? यस्टरडे के स्टॉक प्राइस पे. तो यहाँ एरर क्या रिलेटेड है? तो जब एरर रिलेटेड रहता है या डिपेंडेंट रहता है तो लीनियर रिग्रेशन फेल हो जाता है. अंडरस्टूड? यस. तो यहाँ लिख सकती हो तुम इंडिपेंडेंस ऑफ एरर में, क्या लिखना है तुम्हें? एरर आर नॉट रिलेटेड. नॉट रिलेटेड मतलब नॉट डिपेंडेंट. राइट. अब
कुछ एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ फेल होता है। तो यहाँ लिख लो, इफ एरर आर रिलेटेड, रिलेटेड मतलब डिपेंडेंट। हाँ, क्या मिलेगा, डिपेंडेंट। हमारा लीनियर असम्पशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके। अच्छा, फेल कहाँ कहाँ होता है यूजली? वेयर इंडिपेंडेंस, जैसे अभी तुमको वेदर का बताया ना, तो वेदर वाले कंडीशन में हमेशा फेल होगा। राइट। तो एक याद रखना, स्टॉक मार्केट मार्केट का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ मेरा जो भी कंडीशन कंडीशन मतलब असम्पशन है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा डिपेंडेंट वैल्यू है। राइट ना? यस। दूसरा किस पे फेल होता है, वेदर पे, क्योंकि वेदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मतलब ये वेदर कंडीशन ही समझो। रेनफॉल, वैसे रेनफॉल अगर मैं वेदर ले रहा हूँ तो सब उसमें आ जाएगा। राइट ना? इलेक्ट्रिसिटी लोड, राइट ना, ये भी डिपेंडेंट होता है। तुम्हारे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी लोड है वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे नेबरहुड में जो आसपास के लोग एजेसेंट है उनका क्या लोड है। राइट ना? क्योंकि सब लोग एक ही चीज से कनेक्टेड है ना। और एक होता है टाइम सीरीज, आगे तुमको बताऊंगा व्हाट इज टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या होता है, आज किसी चीज का वैल्यू 10 रुपए है, जैसे समझो तुमने कोई कार लिया, वो हमेशा डिप्रिशिएट होता है ना, एवरी ईयर। तो फर्स्ट ईयर का प्राइस, सपोज तुमने 50 लाख का कोई व्हीकल खरीदा, 1 साल बाद क्या 50 लाख रहेगा क्या? नहीं, डिप्रिशिएट होगा ना। तो मान लो वो 40 का होगा, फिर 1 साल बाद कितना होगा, लेस देन 40 होगा। 10 साल बाद डायरेक्टली 10 लाख नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका प्रीवियस वैल्यू कितनी है। दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज। अंडरस्टूड? ओके। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर चेक कैसे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू चेक, यहाँ मैं लिख देता हूँ। यही मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाउ टू चेक में पहला पढ़ोगे, डरबिन वैटसन टेस्ट। ओके। डरबिन वॉटसन टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें क्या बोलता है, ये मिटा दे। जो एरर है, एरर मतलब रेसिडुअल, अगर रेसिडुअल, राइट, 0 से 4 के बीच में आ रहा है, उसको बोलते हैं डरबिन वॉटसन टेस्ट। राइट। आइडियल कब होता है, जब अप्रोक्सीमेटली 2 होता है। ओके। अंडरस्टूड? यस। अगर 0 हो गया तो यहाँ आइडियल कब होगा, जब एप्सिलॉन क्या होगा, 2 होगा। अंडरस्टूड? पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन कब होगा, ऑटो कोरिलेशन ये कब होगा, जब एरर क्या होगा, 0 होगा। नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन कब होगा, जब एरर का वैल्यू एग्जैक्टली 4 है। ओके। आइडियल मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा, ये चीज याद रखना। तो इसको बोलते हैं डरबिन वाटसन टेस्ट। नोट कर लो। इसके बाद बताता हूँ तीसरा एसम्पशन क्या होगा। राइट। अब देखो, तीसरा असम्पशन देखते हैं। तो याद रखना है, इन डार्विन वाटसन टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट, आइडियल का वैल्यू, सॉरी,
रेसिडुअल एरर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2। जैसे 1.99 भी है तो उसको 2 में कंसिडर करेंगे। समझ गए ना? तीसरा असम्पशन देखते हैं। ठीक है। तीसरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तीसरा असम्पशन होता है होमो होमोस्केडासिटी। इसको क्या रीड करोगे? होमो स्केडासिटी। ठीक है। ये थोड़ा सा कंटिन्यूस स्केडासिटी, जैसे इलास्टिसिटी होता है ना। दिस इज मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ऐसे समझो, किसी का सैलरी है, स्मॉल सैलरी मैं ले लेता हूँ 500 प्लस माइनस में। ओके। एक मीडियम सैलरी वाला पर्सन, स्मॉल सैलरी, स्मॉल सैलरी वाला पर्सन, मीडियम सैलरी वाला पर्सन प्लस माइनस 600, एक लार्ज सैलरी वाला है। चलो मैं 700 ले लेता हूँ। अब देखो, जो मीडियम वाला है उससे 100 कम है और इससे 100 ज्यादा है ना, तो एरर ऑलमोस्ट सेम आएगा। राइट ना? मीडियम वाला बीच में रहेगा ना। मीडियम से कम में ये 500 वाला है और ये 700 वाला है। तो डिफरेंस देखो, इधर से कितना आ रहा है? -100। और इधर से कितना आ रहा है? +100। तो यहाँ एरर क्या होता है? लगभग सेम होता है। मैंने ऐसा वैल्यू लिया इसलिए 0 आएगा, लेकिन ऐसा समझो बहुत नजदीक रहेगा, दोनों सेम रहता है। ओके। तो अगर एरर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है तब तो अच्छा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो स्प्रेडनेस होता है, स्प्रेड, जैसे वेरिएंस होता है ना, वो इक्वल होता है। हम जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे ऐसे समझो, तुम भी 86% पाई हो, मैं भी 86% पाई हूँ। तुम्हारा सम मार्क्स 86 के नजदीक है, मेरा सम मार्क्स 86.5 के नजदीक है। तो डिटरमाइन करना मुश्किल हो रहा है कि हु इज मोर कंसिस्टेंट ना। मुझे पता है कि बहुत क्लोजर टू द मीन है, लेकिन फिर भी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इजी कब होता? जब तुम 86%, मतलब सब मार्क्स 86 के नजदीक पाती, और मैं किसी में 30 पाता, किसी में 90 पाता, वेरिएशन ज्यादा होता है। उस केस में हम ये करते हैं। राइट। तो इसमें क्या होता है कि अ, जब स्प्रेड है, स्प्रेड मतलब डेटा कैसा स्प्रेड है, वो अगर सेम है दोनों साइड, तो जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको चेक कैसे करते हैं? रेसिडुअल प्लॉट से। ओके। यहाँ लिख लो हाउ टू चेक रेसिडुअल प्लॉट। ओके। रेसिडुअल प्लॉट ये में क्या होता है? अगर स्प्रेड इक्वल है तब तो अच्छा माना जाता है। अगर इक्वल नहीं है तो बैड माना जाएगा। ऐसे समझो। रेसिडुअल का मतलब होता है एरर का वैल्यू। बीच में मैं 0 रखता हूँ। पॉजिटिव एरर 1 2 3 ले लेता हूँ, हाँ। देखिए मैक्सिमम 4 होता है ना। अगर 4 से बहुत बड़ा आ रहा है, 4 के बियॉन्ड जा रहा है, तो समझ जाना वो लीनियर नहीं है। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। ये ऐसा बन रहा है, राइट। तो मैंने कितने डाटा लिया था? 4 4 8 6 6।
14 डेटा का एक प्रिडिक्शन किया। ये जो स्टार है वो मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन मतलब वाई माइनस वाई कैप का डिफरेंस है। तो कुछ नेगेटिव आ रहा है, कुछ पॉजिटिव आ रहा है, कुछ पॉजिटिव आ रहा है, कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों देखो। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ बनेगा ना। दोनों साइड सेम है ना, उसको रिवर्स करूंगा तो ये ग्राफ बनेगा। राइट। समझ गया ना। तो यहाँ स्प्रेड क्या है, इक्वल है। राइट। यस। इसका मतलब ये अ, क्या बोल सकते हो कि ये अच्छा है। समझ गया ना। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, मान लो ये जीरो है, 1 2 3 4, सब पॉजिटिव साइड ही आ रहा है। राइट ना। मतलब एप्सिलॉन जो वैल्यू आ रहा है पूरा पॉजिटिव आ रहा है, या पूरा पॉजिटिव है या पूरा नेगेटिव है, वन साइड रहे, इक्वल ना रहे। तो ये हमारा क्या है, गुड एसम्पशन है। और ये हमारा क्या है, बैड एसम्पशन है। अंडरस्टूड। इसी को हम बोलते हैं क्या, होमोस्केडेसिटी। होमो का मतलब क्या होता है, जब एरर क्या ऑलमोस्ट सेम हो या इक्वल हो। और जब क्या बोलते हैं, जब एरर एक साइड हो, ठीक है, तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं हेट्रो स्केडासिटी, स्केडास्टिसिटी। अंडरस्टूड। तो ये क्या हो जाएगा, एरर इंक्रीज है, एरर हमेशा बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। और इसमें क्या होता है, एरर ऑलमोस्ट सेम। फिर से सुनो, अगर एरर दोनों साइड है, राइट, ऐसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोडेस्काटिसिटी। अगर एरर किसी एक साइड है, राइट, हेट्रोस्काटिसिटी। तो ये वाला इसका ग्राफ है और ये वाला इसका ग्राफ है। राइट। यस। और ये कहाँ कहाँ होता है वो भी बता देता हूँ। नॉर्मली कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हाउस प्रेडिक्शन। राइट। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। देखो यहाँ जज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे तुम, जब तुम घर लेने जाओगे एजेंट के पास, तो तुमको दो तीन घर दिखाएगा, तुम कंफ्यूज हो रहोगे कि कौन सा ले, सब में तो एक ही जैसा दिख रहा है, राइट ना। राइट। तो यहाँ क्या होता है, प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए बोलते हैं ना एजेंट को कि थोड़ा मुझे टाइम दो समझने के लिए, पहले मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स यूज करूंगा तो फिर बताऊंगा। समझ गए। यस। हाउस प्रोडक्शन में हो गया, कभी कभी स्टॉक में यूज होता है, स्टॉक प्रोडक्शन। अब जैसे तुम किसी स्टॉक में पैसा लगाने जा रहे हो, तो तुम्हें कभी कभी वेरिएशन बहुत बहुत छोटा लगता है, तो क्या बोलते हो कि आज नहीं लगाऊंगे पैसे, क्योंकि सब में एक जैसा है मुझे दिख रहा है। और जिस दिन तुम्हें दिखा कि नहीं नहीं इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, राइट ना, तो उसमें मैं यूज करूंगा। यस। जब भी मैं रेशियो बोलूंगा तो समझ जाना एरर की बात करूंगा। और एरर के भी कई टाइप होते हैं, एसएससी, एमएससी, आरएमएससी। वो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है।
अब assumption नंबर 4 है छोटा छोटा चीज, लेकिन ये सब मैटर करते हैं बहुत। हम लोग बस पढ़ लेते हैं कि ऐसा होता है, राइट ना। फोर्थ assumption क्या है? नॉर्मैलिटी। ओके, नॉर्मैलिटी ऑफ रेसिडुअल। इसका मतलब क्या है, जो रेसिडुअल हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए, राइट। तो यहाँ लिख लो, रेसिडुअल शुड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना? मतलब उनका मैं एवरेज अगर निकालूंगा तो बीच में होना चाहिए, ऐसा है। मतलब ये रेसिडुअल की बात कर रहा हूँ, हाँ? ऐसे समझो। ये सब एरर है, हाँ। तो चाहे जैसा रहे, जरूरी नहीं लीनियर में रहे, कर्व चाहे जैसा रहे कर्व में, बस दोनों साइड सेम होना है, उनका एवरेज बीच में आना चाहिए। समझे ना? जैसे एग्जांपल देख सकती हो, रेसिडुअल आ रहा है, इसको एप्सिलॉन लिखेंगे, -2 -1 0 1 2। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, बीच में जीरो है, तो मोस्ट वैल्यूज अराउंड जीरो, राइट। इसका वाला नॉर्मल है। इनका एवरेज निकालो, क्या आएगा? जीरो आएगा ना। तो जीरो बीच में लाई करेगा, तो कुछ यहाँ है, कुछ इससे आएगा। अंडरस्टूड? अब जैसे मान लो कुछ रेसिडुअल ऐसे आ जाए, 20, 25, 30, 35, 200, तो ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इनका एवरेज निकालो और इसका एवरेज निकालो, ये नॉर्मल है। इसका एवरेज निकालो, कितना आएगा? 110 नहीं, इसमें एक 200 भी वैल्यू है। तो 200, 310 हो गया ना। तो 4, 62। क्या कोई 62 के नजदीक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल। लेकिन मैं इसका एवरेज निकालना तो सब जीरो के नजदीक लग रहा है ना। यस। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मलिटी। तो इसका जो भी डेटा दिया रहेगा, डेटा मतलब रेसिडुअल एरर, उसका एवरेज निकालो, और देखो क्या सब नजदीक है। अंडरस्टूड? जैसे सेकंड वाले का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, तो एवरेज कितना आ रहा था? 65। तो 65 को बीच में रखता हूँ, राइट। तो 20 इधर आएगा, राइट। 25 इधर आएगा, 30 इधर आएगा, राइट। 35 अब 200 इधर आ रहा है कहीं पे। तो दिस इज नॉट नॉर्मल। तो फिगर कुछ ऐसा रहेगा, राइट ना। और ये वाला फिगर ऐसा रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। इसको कैसे चेक करते हैं? हिस्टोग्राम, राइट। हाउ टू चेक? हिस्टोग्राम पता है ना? हिस्टोग्राम क्या होता है? ऐसा ग्राफ बनाता है, याद है ना। तो सबका बीच वाला पॉइंट ऐड कर दो, तो जो ग्राफ बनता है वही नॉर्मल ग्राफ बनेगा। अगर हिस्टोग्राम में जो भी बॉक्स है उसका मिडिल वैल्यू ले लो, मिडिल वैल्यू को कनेक्ट करते जाओ, राइट, फ्रॉम ओरिजिन। अगर जो भी ग्राफ बनेगा अगर नॉर्मल शेप में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि नॉर्मलिटी को होल्ड करता है। अंडरस्टूड? तो हाउ टू चेक? बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। ओके।
Yes. अब पांचवा असम्पशन क्या है? मल्टी कोलिनियरिटी। राइट। बताते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखो, नो मल्टी कोलिनियरिटी, ये बहुत जरूरी है। जैसे तुम घर लेने गई हो, राइट। एजेंट ने क्या बोला कि इसका एरिया जो है, मान लो 1000 स्क्वायर फीट है, राइट। फिर बाद में बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 50 मीटर है, और ब्रेथ है मान लो, एक मैं नंबर ले लेता हूँ, चलिए, 200। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट कैरी द सेम इंफॉर्मेशन। एक ही चीज को बताने के लिए बार बार एक इंफॉर्मेशन मत दो। तुम बोलोगे सर नहीं समझा, ऐसे समझो। जब तुमको एरिया के बारे में बता दिया गया है, इसका मतलब उसमें लेंथ और ब्रेथ तो इंक्लूड है ना, तो अलग से बताने की जरूरत है क्या? इससे क्या होगा कि रिग्रेशन कंफ्यूज हो जाएगा, राइट ना। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, ओवर फिटिंग हो जाएगा। अगर मुझे तुम्हें कंफ्यूज करना है, राइट, तो मैं तुमको एरिया भी बता रहा हूँ, लेंथ भी बता रहा हूँ, ब्रेथ भी बता रहा हूँ। तो तुम बोलोगी सर एरिया इतना है। अब तुम लोगों को कैलकुलेट करने की लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया होना चाहिए। तुम बोलोगे सर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो कंफ्यूज करने की, देखो मैंने कंफ्यूज कर दिया ना। यस। तो इंफॉर्मेशन वेरिएबल लिख लो। वैसे लीनियर रिग्रेशन कंफ्यूज हो जाता है जब एक वैल्यू अगर बता दी हो तो उसको सेम इंफॉर्मेशन का चीज मत बताओ, राइट ना। इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स शुड नॉट कैरी सेम इंफॉर्मेशन, राइट। जैसे तुमने अभी क्या देखा, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, राइट। तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में अगर तुमको एरिया बता दिया गया है, वेरिएबल तुमने क्या यूज किया, एरिया। अब तुमको एरिया बता दिया है, एरिया में एक्चुअली स्क्वायर फीट होता ही है, राइट। तो ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लेंथ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेंथ वेथ, राइट ना। तो एरिया ऑलरेडी डिपेंड्स ऑन लेंथ इंटू वेथ, और एरिया एंड स्क्वायर फीट आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो यहाँ हाईली कोरिलेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगा, राइट ना। जैसे मुझे कुछ और चीज बताना चाहिए था, जैसे ऐसे समझो कि नंबर ऑफ बेडरूम कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ बाथरूम कितने हो सकते हैं। इसका वो चीज बताएंगे जो मैथमेटिकली रिलेटेड ही। अब तुमको ये भी नहीं बताना है कि इसका लोकेलिटी अच्छा है। क्या लोकेलिटी एक क्वांटिटी है? नहीं ना, ये तो क्वालिटी है ना। यस, ये आगे वाले में देखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, रिग्रेशन बिकम्स कंफ्यूज। तो कभी भी प्रिडिक्शन कोई चीज करना, तो ये भी देख लेना क्या कोई एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर है तो वो बताने की जरूरत नहीं है। ओके। जैसे तुम किसी स्टूडेंट का मार्क्स प्रेडिक्ट करना चाहती हो, तो क्या क्या पैरामीटर काम कर सकती हो? कितने घंटे वो पढ़ रहा है, नंबर्स ऑफ आवर स्टडी, नंबर ऑफ बुक्स ही रीड, और अटेंडेंस उसका कितना है, ये सब चीज ले सकती हो। अब अब मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ आवर स्टडी, फिर उसके बाद तुम बोलोगे सर सुबह 4 बजे से 7 बजे पढ़ रहा है, 8 से 9, तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं, राइट ना। Yes. तो एग्जाम्पल ये भी लिख ले, प्रेडिक्ट स्टूडेंट्स मार्क्स यूजिंग
तो वेरिएबल में क्या क्या लूंगा? आवर स्टडीज। और क्या ले सकते हो? नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स रीड। समझ गए ना? अब ये भी बता दिया है कितने नंबर ऑफ बुक पढ़ रहा है, तो ये नहीं बताना है कि हिस्ट्री का बुक 4 बुक पढ़ता है, ज्योग्राफी का 6 बुक पढ़ता है। अंडरस्टूड ना? यस। हाँ, जब मैं स्पेसिफाई करूंगा मैथ्स में कितना मार्क्स है, देन यू कैन टेल कि मैथ्स का बुक 6 बुक पढ़ता है, राइट ना? तो ये यहाँ जो प्रिडिक्शन होगा वो अच्छा आएगा। अच्छा, इसको कैसे चेक करते हैं? इसमें होता है VIF। VIF मतलब वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। आई विल टेल यू लेटर हाउ टू फाइंड वेरिएंस एंड इन्फ्लेशन फैक्टर। ठीक है। बस इसका एक कंडीशन है रखना, अगर VIF का वैल्यू लेस देन 5 है तब तो अच्छा माना जाता है। अगर वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा, तो सीरियस मतलब बैड हो गया, या सीरियस मल्टीपोलिनरिटी, उसमें बहुत सारा चीज डिपेंडेंट है। सीरियस मल्टीपोलिनरिटी। अगर VIF का वैल्यू 5 से बड़ा और 10 से छोटा है तब तो एवरेज में है, मतलब कुछ चीज है जो उतना जरूरी नहीं है हटाना, और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, राइट? यस। तो हमेशा ट्राई करना VIF का वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए। जो VIF वगैरह होता है, राइट? चलो मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन फैक्टर। राइट। इसको तुमको क्या बोलते हैं, पाइथन में सिखाएंगे प्रैक्टिकली VIF कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन मैं मैनुअली बता देता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे देखो, फाइंड एनी मल्टी कोलिनियरिटी मल्टी कोलिनियरिटी इन द गिवन डेटा। तो कुछ डेटा दिया जा रहा है, तुम्हें चेक करना है क्या कुछ मल्टी कोलिनियरिटी है। मल्टी कोलिनियरिटी मतलब एक डेटा दिया है तो क्या दूसरे पे वो डिपेंड है क्या, राइट? यस। तो सपोज, सपोज वगैरह नहीं, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन करता हूँ। जैसे देखो, एरिया दिया है, एरिया को मैं X1 मान लेता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ बेडरूम दिया है, X2 मान लेता हूँ। हाउस प्राइस दिया है, इसको मैं Y मान लेता हूँ। एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। अब चाहे 1 स्क्वायर फीट बोले, चाहे स्क्वायर इंच बोले, यूनिट डजन मैटर, ओके। 40 लाख का घर है। 1200 के लिए 2 बेडरूम, ये 45 का है। 1500 के लिए 3 बेडरूम है, 55 का है।
1800 एरिया का में 4 बेडरूम, विच इज 70 लाख का। राइट। ओके। तो आर स्क्वायर, आर कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला होता है VIF का 1/1 - R²। राइट। बस। अब मुझे चेक करना है कि अ, क्या इसमें मल्टी कोलिनियरिटी है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज नथिंग बट एस रेसिडुअल SSE अपॉन SST टोटल। SSE का मतलब क्या है? कंफ्यूजन के लिए ये तो बेटर रहेगा, ये लिख लो। SSE, SSE निकालने आता है, फिर क्या निकालते हैं? SST। राइट। ओके। अब यहाँ तुमको पूरा करना पड़ेगा। इसका एवरेज बताओ कितना आ रहा है? $53.75, 54 ले लेता हूँ। तो Y - 54 करो, कितना आएगा? चलो जब पॉइंट में ही लो, क्योंकि एरर वाली बात है। तो Y बार आ रहा है 53 पॉइंट, तो सब में इसमें 53.75 माइनस करो। 14.75 इसमें -8.7, 1.25। इसका समीशन बताओ। नहीं नहीं, अब मुझे तो स्क्वायर चाहिए ना। हाँ, स्क्वायर करके एरर बताओ। पूरा समीशन ये है ना? ठीक है। 76.56। 1.56। 264। इसका समीशन बताओ। तो SST कितना आ गया? राइट। यस। अब देखो, हम्म, ये समझ गया ना? बस ये लिख लो, फिर बताते हैं SSC क्या। SSC क्या होता है? प्रेडिक्टेड वैल्यू से माइनस करते हैं ना। यस। तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज के लिए फाइंड करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें रिग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। राइट। तो रिग्रेशन के लिए फार्मूला क्या है? राइट। चलो मैं यहाँ दिया है तो लिख लेता हूँ।
प्रिडिक्टेड वैल्यू इसका वाई कैप है, राइट। ये आ रहा है 1109.0। ओके, 1109.0 1463.6, 1816। ठीक। तो तुमको क्या करना, वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर करो, राइट, और इसका समेशन बताओ। थोड़ा वैल्यू बड़ा बड़ा आएगा। डायरेक्टली कैलकुलेटर से इसका वैल्यू बताओ। एंड दिस इज व्हाट एस एस ई। तो वाई कैप जो होता है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू है। हम्म। हाँ। कितना रफ? 40 लाख। इसका होल स्क्वायर करोगी तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा ना, सॉरी, बड़ा आएगा। और 1 से माइनस करेंगे बहुत छोटा आएगा। लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा नेगेटिव में, राइट ना। तो बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है और 5 से भी छोटा है, इसलिए क्या है, राइट। ये क्या है, गुड है। समझ गए ना। तो मल्टी कोलिनियरिटी ऐसे ही चेक करते हैं। क्लियर है। तो एग्जाम क्वेश्चन देख लेना क्या पूछ रहा है। मल्टी कोलिनियरिटी पूछ रहा है तो यही तुमको